आज बाबू क्रैश कोर्स का शनिवार का क्लास होगा। कल संडे को लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास चलेगा। तो आज शनिवार को जो क्लास नहीं हुआ है उसका क्लास का हम वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप देखिए, हम लोग को पढ़ना है देहली ऊर्जा और सक्रियण या सक्रिय ऊर्जा। देहली ऊर्जा या सक्रियण या सक्रिय ऊर्जा, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, देहली ऊर्जा अभिकारक, आप जानते हैं अच्छी तरह कि अभिकारक रिएक्शन कर क्या बनाता है, उत्पाद। तो अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण अणु प्रभावी टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारक के अणु का वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वो प्रभावी टक्कर क्या होता है? मान लीजिए 100 गो अणु टकरा कर रिएक्शन करने के लिए गया, मान लो 100 गो अणु गया टकराने के लिए कि रिएक्शन हो जाए, उसमें से 80 को टकरा कर रिएक्शन कर लिया और 20 को नहीं किया। तो जो 80 को टकरा कर रिएक्शन किया है उसे बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और जो 20 को टकरा कर भी रिएक्शन नहीं किया उसे बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। बात समझ में आया? तो अभिकारक के अणु का वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वो प्रभावी टक्कर करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। प्रभावी टक्कर करके उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। दहेज का उतना रुपया जिसके कारण लड़का और लड़की शादी करके एक दूसरे से टकरा कर बाल बच्चे का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। बात समझ में आया? तो अभिकारक के अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण अणु प्रभावी टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, सक्रियण या सक्रिय ऊर्जा। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब मान लीजिए 2 पदार्थ रख दिए, अब वो रिएक्शन करेगा तो उसका एक नियम होता है कि इतना ऊर्जा होगा तभी रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। मान लो जैसे तुम लोग दूध ले लिए, चाय पत्ती डाल दिए, तो क्या चाय बन जाएगा? उसको अलग से ऊर्जा देना पड़ता है। गैस सिलेंडर पर रख कर, गैस चूल्हा पर रख कर गर्म करते हो तब चाय बनता है। तो बोलो, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। उस ऊर्जा को सक्रियण या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो बाबू, ताप बढ़ने पर सक्रियण ऊर्जा घटता है। तापमान बढ़ेगा, सक्रियण ऊर्जा घटेगा। तीव्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा अधिक, लेकिन मंद अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कम होता है। तीव्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा अधिक, लेकिन मंद अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बाबू। सक्रियण ऊर्जा के लिए आरेनियस समीकरण, ये किताब का टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछा है, सक्रियण ऊर्जा तापमान और वेग स्थिरांक में संबंध बताए। मतलब हमको आरेनियस समीकरण पढ़ना है और ये जैसे ही लिखेंगे वो संबंध बता देगा। ठीक है, आरेनियस एक साइंटिस्ट थे। आरेनियस ने वेग स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया। आरेनियस ने वेग स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरेनियस समीकरण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला K बराबर AE का पावर माइनस EA/RT, इसी को बोलते हैं आरेनियस समीकरण। और यही किसके किसके बीच संबंध है? सक्रियण ऊर्जा EA, तापमान T, वेग स्थिरांक K, इन तीनों के बीच यही संबंध है। तो आरेनियस ने वेग स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे आरेनियस समीकरण कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? K बराबर AE का पावर माइनस EA/RT, इसी को बोलते हैं आरेनियस समीकरण। आगे बढ़ते हैं बाबू। वेग स्थिरांक किससे दिखाते हैं? K से। किससे दिखाते हैं? K से। अगर किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। देखो, प्रूव कर भी दिखा देते हैं। मान लो ऐसा रिएक्शन तुमको बताए थे, AA + BB बनाता है क्या? CC + DD। ठीक है, ऐसा तुम लोग को बताए थे 1-2 दिन पहले। R समानुपाती A का पावर A
बी का पावर बी बताए थे, ये हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा क्या के, ए का सांद्रता का पावर ए, बी का सांद्रता का पावर बी। बाबू ये सांद्रता होता है, यही मोलरता होता है। तो बोल रहा है कि सभी अभिकारक, तो अभिकारक कौन कौन है ए और बी, सभी अभिकारक का सांद्रता क्या हो जाए एक, मतलब ए और बी का मान कितना हो जाए एक, तो एक रखते हैं। देखो आर बराबर के, ए का मान 1 का पावर ए, बी का भी मान कितना रखेंगे 1, क्योंकि डिफिनीशन कह रहा है कि सभी अभिकारक का मोलर सांद्रता कितना हो जाए एक, तो इसका भी मान एक रख दिए। आर बराबर के, एक का पावर कुछ हो आंसर होता है एक, एक का पावर कुछ हो आंसर होता है एक, सब गुणा कर कर आर बराबर के, और यही आर होता है अभिक्रिया का वेग, किसका वेग, अभिक्रिया का वेग, और ये जो के होता है ये होता है वेग स्थिरांक। क्या होता है बाबू, वेग स्थिरांक। तो अब डिफिनीशन मिलाओ, अगर किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक, अभिकारक कौन है ए और बी, सभी अभिकारक का सांद्रता कितना हो जाए एक, तो सबका सांद्रता कितना रखे हैं हम एक रखे हैं, तो अभिक्रिया के वेग को ही क्या कहते हैं वेग स्थिरांक। तो ये देखो जैसे ही एक रखे, अभिक्रिया का वेग जो आर था वो किसके बराबर हो गया, वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। अब इसी से डिफिनीशन मिला लो, अगर किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक ए और बी का सांद्रता कितना हो जाए एक हो जाए, तो जो आंसर आएगा वो आर बराबर के आएगा। ये बताएगा कि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो गया, वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। अब देखो वेग स्थिरांक का गुण या विशेषता, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये आमने सामने है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक का मोलर सांद्रता इकाई हो जाए तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये देखिए, भिन्न भिन्न अभिक्रिया के कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई। अभी अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़े हैं, वेग स्थिरांक। अब क्या पढ़ना है, वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई। मात्रक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मात्रक। अभिक्रिया की कोटि को एन से दिखाएंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और इसका मात्रक का एक फॉर्मूला होता है। देखो हम ये सब मिटा दे रहे हैं। मात्रक का ये फॉर्मूला है मोल पर लीटर का पावर n-1 सेकेंड का पावर -1। ये मात्रक निकालने का फॉर्मूला है। इसमें हम मान रखते हैं, n का मान कितना रखेंगे 0 रखते हैं बाबू, 0। मोल लीटर का पावर -1 का पावर n का मान 0 - 1, ये उल्टा हो गया फॉर्मूला, यहाँ 1 - n होता है। कितना होता है 1 - n, 1 - n फार्मूला होता है। तो ठीक है, रख रहे हैं बाबू फार्मूला। तो बोलो 1 - n का मान कितना रखेंगे 0 और सेकेंड का पावर -1। तो मोल लीटर का पावर -1 का पावर कितना बचा 1, सेकेंड का पावर -1। अब पावर 1 लिखते नहीं है तो क्या बचा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं बाबू। प्रथम को Tn का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो मोल लीटर का पावर -1, पहले से 1 है, 1 - n का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, सेकेंड का पावर -1। बोलो मोल लीटर का पावर -1 का पावर 1 में से 1 गया 0, सेकेंड का पावर -1। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1। तो इसका मान 1 गुणे पर सेकेंड, 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा पर सेकेंड। ज़्यादातर यही पूछता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, क्या होगा पर सेकेंड। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, अब देखो बाबू, मोल पर लीटर का पावर 1 - 2 सेकेंड का पावर -1। तो मोल पर लीटर का पावर 1 में से 2 गया -1, सेकेंड का पावर -1।
बोलो इस मोल का पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1। अब गुणा करो, 1 गुणे 1, ये माइनस में है तो -1 हो जाएगा पर मोल, माइनस माइनस प्लस, +1 पर लीटर सेकेंड, और +1 लिखते नहीं है तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है। ज़्यादातर एग्जाम में बाबू यही पूछता है, ये वाला प्रथम कोटि और शून्य कोटि। अब एक प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, तो नहीं घुमा देता है क्वेश्चन, पर सेकेंड को कभी बकलोरवा लिखेगा ये इतना खतरनाक लिखता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पर सेकेंड को पर मिनट लिख देगा, पगलाएगा तो। पर मिनट भी लिख सकता है, पर घंटा लिख देगा, पर दिन लिख देगा, पर सप्ताह लिख देगा, पर महीना लिख देगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिख सकता है। पर वर्ष लिख देगा, पगलाएगा तो पर शताब्दी भी लिख देगा, कुछ लिख सकता है। और भी ज़्यादा पगला गया तो सीधे लिखेगा पर समय। अब समय तो मात्रक होता ही नहीं है, लेकिन ये लिखता है ऑब्जेक्टिव में। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा पर समय। तब बाबू ये पर सेकेंड है, इसके जगह इतना चीज़ लिख सकते हैं हम, लेकिन और भी तो पर सेकेंड है जगह पर, तो यहाँ भी चेंज कर सकता है, पर सेकेंड की जगह पर मिनट लिख सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही पूछता है, तो ज़्यादातर एग्जाम में यही लिखता है पर समय। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू, निकालना सीख गए। अब अभिक्रिया का अर्धायु या अर्ध जीवन काल। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है, किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उसे अभिक्रिया का अर्धायु या अर्ध जीवन काल कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु होता है T½ बराबर 0.693/K। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु 0.693/K। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु A/2K। ये दोनों हम प्रूव करके अभी दिखाएंगे, क्योंकि ये पहला नंबर क्वेश्चन प्रूफ एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायु या अर्ध जीवन काल कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु 0.693/K और शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु A/2K। क्लियर है, बात समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब इसी दोनों को प्रूव करेंगे तो क्लास ओवर हो जाएगा, चौथा चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा और केवल लॉन्ग क्वेश्चन चौथा चैप्टर का बचेगा। मतलब सोमवार से 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा और कल संडे को पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री का पढ़ेंगे बाबू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन घुमाता है, ये थोड़ा समझो। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु, ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, सिद्ध करें। पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, सिद्ध करें, ये क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा ध्यान से बाबू, तो देखो इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना बाबू। इधर देखिए अर्धायु का बात हो रहा है तो T की जगह क्या लिखेंगे, T½ आधा। अर्धायु मतलब आधा पूर्ण होगा तो x बराबर A/2। यही है बाबू, A जो है यही ये है प्रारंभिक सांद्रता। कौन सांद्रता है? प्रारंभिक सांद्रता। यही पूछा भी है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, सिद्ध करें। तो ये है बाबू शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये 5 नंबर का प्रूफ है जो अगले संडे को करेंगे। अभी हम बता दिए कि ये फार्मूला होता है K बराबर क्या, x/T। ये किसका फार्मूला है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। अब इसी में इन सब का मान रखेंगे। रुक जाओ, मान रखने से पहले इस फार्मूला को हम थोड़ा सही कर ले। क्या लिख दें? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से। बोलिए, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? K बराबर x/T। ये तो फॉर्मूला है। अब इसमें हम सॉल्व का आंसर निकालते हैं। T को बाबू ऊपर भेज कर K को नीचे बुला सकते हैं, तो T ऊपर x/K नीचे।
ठीक है। टी के जगह क्या रखेंगे, टी हाफ। एक्स के जगह क्या रखेंगे, ए बटा टू। एक्स के जगह क्या रखेंगे, ए बटा टू। किसके जगह रखे हैं, एक्स के जगह रखे हैं ए बटा टू। अब पहले से नीचे बटवा में क्या है, के। आ गया सीधे आंसर, देख लो। ये तो फॉर्मूला होता है के बराबर एक्स बाई टी। टी को ऊपर भेजे, के को नीचे, ठीक है। तो टी को क्या लिखेंगे, अब बोलो, टी हाफ बराबर एक्स के जगह क्या रखेंगे, ए बाई टू। अब पहले से नीचवा क्या है, के। तो टी हाफ बराबर ए बाई टू के। तो देखो ये शून्य कोटि का अर्धायु है, जो किस पर निर्भर करता है, ए है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। यही फॉर्मूला पिछुआ लिखे थे, जो बोल रहे थे कि प्रूव करेंगे। क्या लिखा था, टी यहाँ बराबर ए बाई टू के शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु। देखो तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु है ए बाई टू के। किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है एकदम, 2-3 लाइन का प्रूफ है। और देखो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु किस पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर। तो वही तो पूछा है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, सिद्ध करें। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु। यही 3 बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु या अर्ध जीवन काल, वो डायरेक्ट टॉपिक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पूछेगा ऐसे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, सिद्ध करें। प्रारंभिक सांद्रता कौन है, ए। यही है प्रारंभिक सांद्रता। कह रहा है कि इससे स्वतंत्र होता है, सिद्ध करें। मतलब किससे स्वतंत्र होता है, ए से। या पूछेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सिद्ध करें। तो क्वेश्चन पूछने का 3 तरीका। तो बोलो, अर्ध जीवन काल था तो टी बराबर टी हाफ, एक्स बराबर अभिक्रिया को आधा पूर्ण करना है तो एक्स बराबर ए बाई टू। बाबू ये जो फार्मूला तुमको दिख रहा है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। कौन कोटि का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के। अभी अभी 5 नंबर का प्रूफ है, अगले संडे को प्रूफ करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, ऐसे लिखो। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये है, इसमें सबका मान रखना है। अब देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये टी को ऊपर भेजेंगे, के को नीचे, तो क्या होगा, टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, नीचे कितना 10। कोई दिक्कत। अब देखो टी के जगह क्या रखेंगे, टी हाफ। टी के जगह टी हाफ बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस किसका मान रखेंगे, एक्स का। एक्स का मान बताओ, ए बाई टू, ए बटा 2, और नीचवा कितना है 10। देख लो ध्यान से, ये फार्मूला है, ये प्रूफ होगा 5 नंबर का। बस इसमें टी ऊपर किए, के नीचे, ठीक है। टी के जगह क्या लिखे, टी हाफ 2.303 बटा, ऊपर टी चला गया, नीचे के आ गया, टी के जगह टी हाफ 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस, एक्स का मान कितना होगा, ए बाई टू। इस एक्स का मान कितना होगा, ए बाई टू रख दिए हैं। अब ए माइनस ए बाई टू इधर घटा कर देख लो, ए माइनस ए बाई टू, एलसीएम कितना होगा 2, तो 2a माइनस ए बराबर कितना होगा, ए बाई टू। देख लो, ए माइनस ए बाई टू घटा कर देख लिए, बट्टा में 2, 2a माइनस ए, 2 ए में से ए घटा तो ए बटा 2, मतलब ये घटा कर कितना आएगा, ए बाई टू। तो अब लिखेंगे टी हाफ बराबर 2.303 बटा के लॉग, नीचे कितना 10, ऊपर पहले से कितना है ए, और नीचवा घटा कर कितना आया है, ए बटा 2। अब बोलो ये 2 ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 नीचवा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि
बट्टा का बट्टा है तो नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब हमारा आंसर दिखेगा कुछ इस तरह, देखो टी हाफ बराबर 2.303 बट्टा के गुणे लॉग, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया तो log 2 और नीचे 10। बाबू ये log 2 आ गया, log 2 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, वो हम लिख रहे हैं टी हाफ बराबर 2.303 बट्टा के गुणे log 2 का मान होता है 0.3010। ये log टेबल से निकाला जाता है, फिलहाल याद रखिएगा क्योंकि प्रूफ में इसका ज़रूरत है। तो log 2 का मान 0.3010। अब इसको गुणा कर लेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा के, ये हुआ फार्मूला प्रूफ्ड। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें प्रारंभिक सांद्रता मतलब एक कहीं नहीं है, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, या प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यही प्रूफ करना था, देखो ना पिछवा लिखे थे, इसके पिछवा यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु 0.693 बटा के, यही प्रूफ करके लाए हैं 0.693 के बाई के। इसमें कहीं प्रारंभिक सांद्रता ए नहीं है, इसका मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है और ये प्रारंभिक सांद्रता से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो क्वेश्चन बोले थे ना हम कि 3 तरीके से पूछेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, सिद्ध करें, या प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सिद्ध करें। तो सिद्ध कर दिए, एक बार और भले हम समझा देते हैं, देख लीजिए। टी बराबर टी हाफ एक्स बराबर a/2, क्योंकि आधा रिएक्शन पूर्ण होना है तो ए को ही बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला ये है, टी को ऊपर भेजे के को नीचे, टी की जगह क्या लिखे, टी हाफ 2.303 बाई के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स के जगह a/2, 2.303 बाई के लॉग ए बट्टा ए में से a/2 घटाए थे कुछ देर पहले, तो क्या आया था, a/2 आया था, ए कट गया, 2 कहाँ चला गया, ऊपर। तो टी यहाँ बराबर 2.303 बाई के लॉग 2 ऊपर जाएगा तो 2 10 लॉग 2 10, तो लॉग 2 10 का फार्मूला होता है 0.3010, गुणा होगा 0.693 और नीचे पहले से क्या है के। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा है। और ये प्रारंभिक सांद्रता मतलब, प्रारंभिक सांद्रता मतलब ए पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता ए से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर है। कल, आज ये शनिवार का क्लास है, जो क्लास नहीं चला था आपको पढ़ा दिया गया ऑनलाइन, इससे पढ़ लीजिएगा, असाइनमेंट पे सारा चीज़ लिखा होगा। अब कल आपका क्लास चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, अब मंडे से फिर स्टार्ट होगा आपका 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। थैंक यू।